हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं अपन ने पिछली क्लास में लास्ट में जो देखा था वो साइन रूल फॉर ट्राइंगल देखा था। अगला आता है हमारा कोसाइन रूल फॉर ट्राइंगल। कोसाइन रूल फॉर ट्राइंगल समझ इससे कोसाइन रूल फॉर ट्राइंगल कैसे देखें। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड ए, ये साइड बी मान लेते हैं और ये साइड सी है और ये एंगल थीटा है। ठीक, कोसाइन रूल से हम इस थीटा की वैल्यू निकालते हैं एबीसी की टर्म्स में। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं एबीसी की टर्म्स में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक, इस परपेंडिकुलर को मैंने पी मान लिया। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। साइन थीटा इक्वल टू P बाई ए। समझ लीजिए, क्योंकि इस ट्राइंगल को पकड़ा मैंने तो साइन थीटा इक्वल टू P बाई ए। ये थीटा है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भैया इस ट्राइंगल में। ये वाला जो ट्राइंगल इसमें cos थीटा की वैल्यू, लेट से ये पूरा b है तो ये मान लिया मैंने x, तो ये साइड होगी b माइनस एक्स। कोई दिक्कत, टोटल b था तो इसको x मान लिया। तो cos थीटा की वैल्यू आएगी x बाई ए। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, समझ लीजिए। इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। देखें तो आप किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। मैं मान लेता हूं इस ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाना। क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, क्योंकि एंगल 90 थी, एंगल भी 90, तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, ए कॉस थीटा का स्क्वायर। समझ आया, एक्स की वैल्यू ए को इधर मल्टीप्लाई कर दी और बी की वैल्यू साइन ए को इधर मल्टीप्लाई कर दी। कोई दिक्कत, यहां से निकल गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए ए प्लस बी के या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से। बी स्क्वायर हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। समझ आए इससे, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, देखें इसमें ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सॉरी। तो इसको अगर अपन ओपन करें, रीअरेंज करें तो ये बनेगा, देखो इधर से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से ये ले रहा हूं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। समझ आए इससे। इसके बाद सी स्क्वायर बराबर ये बना हमारे पास, देखो यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो सी स्क्वायर बराबर निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू निकल क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू निकल क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। समझ आए इसलिए
ये हमारे पास क्या आ गई, cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ये हमें याद रहना चाहिए। तो समझ रहे से ये था। दोबारा ट्रायंगल बनाता हूं। ये थीटा था, ये ए, ये बी, ये सी था। ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई देखो। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, सी। तो cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी जो सामने वाली साइड है ना वो माइनस में आएगी और बच गया वो सारी टर्म। जैसे अगर इस एंगल को मैं अल्फा लिख देता तो cos अल्फा इक्वल टू कितना आता, अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी, a, यानी वो तो माइनस में आएगी। तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये सीधा सीधा यहां पे उतर जाएगा तो 2bc। समझ आए इससे। इस एंगल को मैं अगर बीटा नाम दे दूं तो cos बीटा की वैल्यू कितनी आती, इसके सामने वाली साइड b, इसका और ये नेगेटिव में आएगी। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। इस तरह से अपन किसी की भी वैल्यू निकाले सकते हैं। समझ आ रही है चीजें, देखिए से ढंग से समझ आया। एग्जांपल देखिए इस पे। एग्जांपल की बात की जाए तो मान लो ट्रायंगल है, ये 3, ये 4, ये 5 और आपको कह दिया फाइंड थीटा। फाइंड थीटा, 3 साइड दे दी और सीधा सीधा थीटा पूछ लिया, तब कोसाइन रूल लगेगा। क्योंकि हमें पता है 3 साइड दी हो और सीधा एंगल पूछा हो तो कोसाइन रूल ही काम करता है। साइन रूल के अंदर देखना, मैंने जब बढ़ाया था तो कम से कम या तो तीनों एंगल दिए हो या कम से कम तीनों साइड दी हो, चौथा एक एंगल या एक साइड में से कुछ गिवन होना चाहिए। ये 4 चीजें गिवन होनी चाहिए साइन रूल के अंदर। कोसाइन रूल के अंदर 3 चीजें गिवन होनी चाहिए और तीनों की तीनों साइड होनी चाहिए। ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू सीधा सीधा फॉर्मूला, थीटा के सामने वाला नेगेटिव आएगा, बाकी जो बच गई उसको लिख दो। 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 5। समझ एक से। तो cos थीटा इक्वल टू 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 हो गया 41 माइनस 9। ठीक, तो ये आ गया 32/40। समझ आया क्या, सही है कैलकुलेशन। तो cos थीटा इक्वल टू 32/40 किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 8/10, 8 से कट रहा था 4/5, तो cos थीटा आ गया 4/5। cos थीटा कितना आ गया 4/5। समझ आइए इसे। तो बताइए थीटा में किसकी वैल्यू होती थी, 30/70। कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 30/70। समझ आइए इसे। इस तरह से हमसे एंगल पूछे जा सकते हैं। नोट डाउन करें इसको। नोट डाउन करें, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा कोसाइन रूल था ट्रायंगल के लिए। ठीक है, उसके बाद ये एरिया, और तो जानते होंगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, पता है। कुछ चीजें और बता, एरिया ऑफ एलिप्स आता है इसमें एक एक्स्ट्रा, एरिया ऑफ एलिप्स। एलिप्स का शेप मैंने बताया था कैसा होता है। ये चीजें एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, बहुत कम काम आती है, कभी कभार काम आ जाती है। ये मैंने बताया था सेमी मेजर एक्सिस ए है और ये सेमी मेजर एक्सिस बी है। तो एरिया जो एलिप्स होता है वो पाई ए बी होता है। पाई ए बी होता है एरिया ऑफ एलिप्स। समझ आए इससे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसका ही एरिया एक एक्स्ट्रा काम आता है। और एरिया सारे आप पढ़ चुके हैं, सर्कल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, वो सारी चीजें आप जानते हैं। ठीक है, ये चीज भी एक्स्ट्रा में थी, लिख ली। अब अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ के अंदर ही, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन समझिए, इससे नया टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिश करें, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आपने जैसे मान लो आप जयपुर से चले और जयपुर से आपको मान लो दिल्ली जाना था, जयपुर से कहां जाना था? दिल्ली। तो ये हमारा जयपुर है और ये हमारा दिल्ली। मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन 400 किलोमीटर है। कितना सेपरेशन है? 400 किलोमीटर। ठीक, तो मान लो आप गाड़ी लेके निकले जयपुर से दिल्ली के लिए और आपको जो टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम लगा 5 आवर। जयपुर से दिल्ली पहुंचने मान लो लगा आपको 5 घंटे और डिस्टेंस थी 400 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा स्पीड क्या रही होगी आपकी स्पीड क्या रही होगी? तो आप क्या सीधा कहेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो पढ़ा है आपने, डिस्टेंस कितना 400 किलोमीटर और टाइम कितना 5 आवर। तो आप कहेंगे 80 किलोमीटर पर आवर। यही तो कहेंगे आप। आपसे कोई पूछे आपकी स्पीड क्या रही होगी तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतनी डिस्टेंस थी इतना टाइम लगा तो 80 किलोमीटर पर आवर रहेगी। ठीक, समझ आई चीज? ये आप बता देते हैं। क्या ये प्रत्येक इंस्टेंट पे यानी हर सेकंड पे क्या यही स्पीड थी क्या आपकी? क्या प्रत्येक इंस्टेंट पे आपकी 80 किलोमीटर पर आवर ही थी क्या? नहीं, क्योंकि कहीं पे आपने ब्रेक भी लगाए होंगे और कहीं पे आपने स्पीड यानी एक्सेलरेटर भी दबाया होगा, यानी कहीं पे स्पीड आपकी 100 प्लस भी रही होगी और कहीं पे आपकी 50 60 कभी 20 कभी 30 इस तरह रही होगी। क्योंकि इंडियन सड़कें हैं भैया, खड्डे भी आए होंगे, कोई आगे से क्रॉस करके भी जा रहा होगा, कभी सड़क खाली भी मिली होगी तो 100 प्लस भी निकाल दिया होगा। इसका मतलब ये कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड है। कौन सी है? एवरेज स्पीड। सब चीजों का एवरेज निकाल के ये स्पीड निकल के है। समझ आई चीज? यानी अपन ने आज तक 9 10 तक जो चीजें पढ़ी थी वो एवरेज बताती थी। 9 10 में जो स्पीड पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? एवरेज स्पीड पढ़ी थी। समझ आई चीज? क्या पढ़ी थी? एवरेज स्पीड। इसके बाद एक चीज आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एक चीज आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होती है? नाम से पता चल रहा है इंस्टेंट के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? इंस्टेंट के बारे में, ठीक है। ये जो चीज है इंस्टेंट के बारे में बताती है। क्या उस इंस्टेंट पे आपको कह दे, आप मान लो 10 बजे निकले सुबह, आपको कह दे 10:15 पे आपका क्या सीन था, एग्जैक्ट 15 मिनट में क्या सीन था, ठीक है। तो उसके लिए क्या पड़ता है? हमें पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड जानने के लिए हमें बहुत ही स्मॉल गैप को जानना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं ये 10 बजे था, 10 बजे आप निकले थे और ये 10:15 का सीन था, ठीक। तो आपने क्या किया, 10:15 से यहां तक कोई सेपरेशन चला होगा छोटा सा, मान लो 10 मीटर दूरी चली होगी। 10:15 से थोड़ा सा आगे गए तो एक स्मॉल गैप चला होगा। उस स्मॉल गैप में आपको टाइम भी कितना लगा होगा? 1 सेकंड 2 सेकंड, ठीक। और गाड़ी को कितना टाइम लगेगा? 1-2 सेकंड। स्मॉल गैप में 1-2 मीटर जाने में 1-2 सेकंड लगेगा। 10 मीटर लागे मान लो 3-4 सेकंड लग जाएंगे, 5 सेकंड लग जाएंगे। समझ आई चीजें? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेपरेशन है इस सेपरेशन के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। 400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 10 मीटर बहुत छोटा है और 5 आवर के रेस्पेक्ट में ये 3-4 सेकंड है, ये भी बहुत स्मॉल गैप है। फिजिक्स के अंदर वेरी स्मॉल क्वांटिटी को जैसे डिस्टेंस को लिखना है तो डिस्टेंस को dx लिखेंगे। x को अगर डिस्टेंस लिख रहे हैं, डिस्टेंस को अगर x से डिनोट किया जा रहा है तो वेरी स्मॉल सेपरेशन इज dx। अगर टाइम को t से डिनोट किया जा रहा है तो वेरी स्मॉल टाइम इज dt। समझ आई इसे? तो v इंस्टेंटेनियस निकल के आएगा क्योंकि v तो हम जानते हैं स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो dx/dt। dx क्या है? छोटा सा सेपरेशन अपॉन छोटा सा टाइम। तो छोटे से सेपरेशन में कितना टाइम लगा था वो भी इंस्टेंटेनियस है। समझ आई इसे? यानी आपको अगर किसी इंस्टेंट के बारे में जानना है तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानना होगा और यही चीज क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन कहलाती है। यानी इस पूरी चीज को छोटी छोटी चीज में तोड़ने को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस पूरी चीज को छोटे छोटे इंस्टेंट में तोड़ के देखो, वही क्या है? डिफरेंशिएशन है। समझ आई चीजें? तो ये डिफरेंशिएशन का खेल होता है, ठीक है। ये तो समझाया मैंने डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx/dt।
ठीक है, इस चीज को क्या कहा हमने, डिफरेंशिएशन। कैसे पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी या टाइम। समझ रहे इसे? अगर आपने लिख दिया dy by dx, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। पहले पढ़ना सीखें, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक। आपको लिख दिया dp by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू t। समझ रहे इसे? आप लिख दिया dy by dt, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। तो आपको पढ़ना आया होगा, ऊपर वाली चीज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं नीचे वाले के रेस्पेक्ट में। समझ रहे इसे? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं नीचे वाले के रेस्पेक्ट में। क्लियर बात है? इस चीज को सेडिंग से देखें और लिखें। ठीक है, या इस तरह हेडिंग लिख लेना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये x है और ये n है, ये तो x है और ये n है, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये जो पावर होती है आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। समझ रहे इसे? ये पावर जो है आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। समझ रहे चीजें? जैसे कि एग्जांपल साथ साथ लेते शुरू करते हैं। एग्जांपल को साइड में लिखना, क्योंकि कुछ और फॉर्मूले लिखूंगा मैं। आपको कह दिया डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 6 करके बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 6 करके बताओ, तो क्या लिखेंगे? x टू द पावर n जैसा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? पावर आगे आई और एक पावर कम हो गई, तो पावर आगे आएगी एक पावर कम हो जाएगी। हाँ सर, समझ रहे इसलिए पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? और एग्जांपल ले, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे? 9 आगे आएगा एक पावर कम। आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी। समझ रहे इसे? इस तरह से। अगला एग्जांपल ले, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 15 विद रिस्पेक्ट टू x, पावर आगे आएगी एक पावर कम, डिफरेंशिएशन। समझ आए इससे? तो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ऊपर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था, ठीक। सेकंड फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ kx अपॉन dx। k यहां पर कांस्टेंट नंबर है, जैसे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। k यहां पे क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ये बाहर आ जाता है, अंदर बचेगा dx by dx, ठीक। अगर यहाँ पे होता 2x तो 2 तो बाहर आ जाता, dx by dx, तो dx by dx कितना होगा? 1। आंसर इज के। समझ आए इससे? समझ आ रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये आता है cos x, ये क्या आता है? cos x। समझ आए इससे? cos x अभी ये, उसके बाद चौथा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। समझ आई चीजें? इस चीज का ध्यान रखें। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये होता है sec स्क्वायर x। tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x, इस चीज का ध्यान रखें। और ज्यादा काम के नहीं, चलो लिख देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, this is the sec x tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स रेशियोज के डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, ये जीरो होता है। जैसे 2 3 4 किसी का भी डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log e टू द पावर x, दिस इज द 1/x, ये आप सीखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। log x क्या होता है, ln x क्या होता है, वो सारी चीजें, ठीक है, क्लियर बातें। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x ही होता है, समझ आए, इसके लिख लें। ठीक, तो ये हमारे पास 10 फॉर्मूले होते हैं, ये हमें याद रहने चाहिए, ठीक है। ये 10 फॉर्मूले होते हैं, ये हमें याद रहने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तभी काम बनेगा, ध्यान रखें। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं इन पे। देखें, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ, या ऐसे भी दिया जा सकता है y इक्वल टू x टू द पावर 1/2, y इक्वल टू अंडर रूट x, आपको इस तरह दे रखा है। फाइंड dy by dx, y इक्वल टू रूट x दे रखा है और आपको कहा गया है फाइंड dy by dx। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, हमें dy by dx निकालना है। तो dy by dx, y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट x, तो d अंडर द रूट x अपॉन dx। हमें यह भी पता है अंडर रूट x का मतलब x टू द पावर कितनी होती है, हाफ, x टू द पावर हाफ, तो d x टू द पावर हाफ अपॉन dx। अब x टू द पावर n बन गया, ये x टू द पावर n बन गया। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था भैया, पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, समझ आए इससे। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, तो ये बनेगा 1/2 x टू द पावर -1/2, ठीक। तो 1/2 किसी की पावर -1 है, इसका मतलब होता है 1/x, किसी की पावर -2 है, इसका मतलब 1/x², यानी जो पावर माइनस में है वो नीचे आके प्लस में हो जाती है। तो ये -1/2 है तो नीचे आके +1/2 बन जाएगा, और x टू द पावर हाफ का मतलब होता है √x। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, समझ रहे इसे, समझ आया, इस तरह से ध्यान रखें, ठीक है। √x का डिफरेंशिएशन इस तरह निकालते हैं। जैसे y इक्वल टू x अंडर x, इसका कहते हैं, ठीक। फाइंड dy by dx, कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले कोशिश करो इसको आसान बना लिया जाए। अगर आसान बन रहा है तो आसान बना लिया जाए। कैसे, देखो, y इक्वल टू, ये तो x टू द पावर 1 है और ये x टू द पावर हाफ है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। ये तो x टू द पावर 1 है और x टू द पावर हाफ है, और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक। आपने एक चीज सुनी होगी, जब बेस सेम हो, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1/2, तो y इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2, ठीक। इसका मतलब ये बन गया हमारे पास dy by dx हमें निकालना है, तो d x टू द पावर 3/2 अपॉन dx, 3/2 आगे आएगा, ठीक, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम, तो 3/2 x टू द पावर हाफ। इसको और भी आगे लिखना चाहें तो 3/2
x टू द पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट x। समझ आई? इसे नोट डाउन करें। ठीक है, समझ आई? इसे इस तरह के एग्जाम्पल हमसे पूछे जाते हैं। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, जैसे y इक्वल टू 5x टू द पावर 4 ये दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करके बताएं। ठीक, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी 5x टू द पावर 4 अपॉन dx। देखो मैंने बताया था जो ये कांस्टेंट नंबर होता है ना, ये बाहर आ जाता है, ये जो कांस्टेंट नंबर होता है वो बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ गया तो अंदर बचेगा dx टू द पावर 4 dx। अब तो आसान है, ये तो देखी दिखाई चीज है। 5 तो बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं कि पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। तो 5 into 4 कितना हो गया 20x क्यूब आंसर। समझ आई इसे 20x क्यूब। क्लियर है बातें? समझ आई चीज? इस चीज का ध्यान रखें। आपको कहते हैं y इक्वल टू 6x टू द पावर 3 फाइंड dy बाई dx। निकाल के बताएं। स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें। स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें। स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें। मैं बताता हूं, आप अपना आंसर मैच करें। y इक्वल टू 6x टू द पावर 3, तो क्या करेंगे dy बाई dx इक्वल टू d 6x क्यूब अपॉन dx। 6 तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा dx क्यूब बाई dx। 6 पावर आएगी आगे, 3 आ जाएगा आगे और एक पावर हो जाएगी कम। 6 तो अपनी जगह, 3 आएगा आगे और एक पावर होगी कम, तो 18x स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। dy बाई dx कितना आ जाएगा 18x स्क्वायर। समझ आई इससे? ठीक है, आपको इस तरह दे दिया जाए y इक्वल टू 8x टू द पावर माइनस हाफ करके बताएं। 8x द पावर माइनस हाफ। स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? dy बाई dx d 8x टू द पावर माइनस हाफ अपॉन dx। समझ आई इससे? 8 आगे आ जाएगा, 8 तो आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ अपॉन dx। ठीक, 8 ये जो पावर है ये आगे आएगी पहले, फिर एक पावर कम हो जाएगी यानी -1/2 -1। ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 से ये कटेगा 4 टाइम्स -4x टू द पावर -3/2। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है -4x टू द पावर -3/2। तो इसको मैंने बताया था जो माइनस में होते हैं नीचे ले जाके लिखा जा सकता है, तो -4 अपॉन x टू द पावर 3/2। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इसको और भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। -4 x टू द पावर 3/2 को मैंने लिख के बताया था x अंडर रूट x। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आया इसने? दिस इज द फाइनल आंसर। तो जरूरी नहीं आंसर ये दिया, ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है भैया, कोई भी दिया जा सकता है, आपको सारे आने चाहिए। समझ आए इसने? आज की क्लास में इतना बहुत है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।